कहती है सेक्शन 9 कि ओरल भी कर सकते हो, सेक्शन 9, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां तो रिटर्न करना पड़ेगा। अब हमको यही देखना है कि आखिर वो कौन कौन सी जगह है जहां किसी ट्रांसफर को रिटर्न में होना जरूरी है। कहां किसी ट्रांसफर को रिटर्न में होना जरूरी है। देखे ना भाई, ओरल तो उसने कहा कि हर जगह तो ओरल होगा, कुछ खास जगह ही रिटर्न में होगा। हम अगर वो खास जगह देख लें कि कहां कहां रिटर्न में होना जरूरी है, तो इसका बाकी का सारा हाँ। तो परिस्थितियां जहां ओरल ट्रांसफर का लिखित में होना आवश्यक। परिस्थितियां जहां ट्रांसफर का लिखित में होना जरूरी, वो हम जगह देखने जा रहे हैं। जैसे पहली चीज क्या है, सेक्शन 54, सेक्शन 54 कि जब यानी जहां किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल किया जा रहा हो और प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक। ठीक, हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, जिन सर्कमस्टांसेस में वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें रिटर्न में होना जरूरी है। तो पहली हमने क्या किया, सेक्शन 54 जब आप देखेंगे तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के संबंध में प्रावधान करता है, और ये कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होगा और प्रॉपर्टी की वैल्यू जहां 100 रुपए या उससे अधिक है, वहां उसे लिखे बिना नहीं कर सकते, लिखित होगा और रजिस्टर्ड होगा। पढ़ दीजिए एक बार प्रोविजन 54 वाला जहां लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा अंतर 100 रुपए और उससे अधिक के मूल्य की मूल स्थावर संपत्ति की दशा में या किसी स्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जाता है। 100 रुपए से कम मूल्य की मूल स्थावर संपत्ति की दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या संपत्ति के परिणाम द्वारा किया जाता है। मूल स्थावर संपत्ति का परिणाम तब हो जाता है जब विक्रेता क्रेता या क्रेता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा कराए। तो ये एक तो ये हो गया कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको 100 रुपया उससे अधिक है तो उसको रिटर्न में और रजिस्टर्ड में होगा। दूसरी बात कि जहां किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के उत्तर भोग, इसको हम रिवर्जन कहते हैं,
उत्तर भोग या किसी अमूर्त अधिकार की दशा में ये वाली बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही। सच ट्रांसफर इन केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले वाले में क्या था? किसी टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूर्त स्थावर संपत्ति। टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज and upwards, or in the case of a reversion or other intangible things can be made only by a registered instrument। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के उत्तर भोग का है या उससे संबंधित किसी अमूर्त अधिकार का है, इनटेंजिबल की बात करता है, तो वो केवल लिखित और रजिस्टर्ड ही होगा, उसमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होगा कि 100 रुपया या 100 रुपए से अधिक वाला जो फार्मूला है। जैसे मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए मैं अपना घर किसी व्यक्ति को बेच रहा हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ऐसी स्थिति में अगर इस घर का मूल्य 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो हर दशा में उसे लिखित और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। लेकिन अगर यही घर से संबंधित मैं कोई राइट दे रहा हूं, जैसे कि राइट देने का मतलब है ना कि घर से किराया लेने का हमारा राइट है, ये इमूवेबल राइट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, जहां समझते हैं ना भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो राइट होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा राइट है हमारा किराया वसूलने का, हम ये किराया वसूलने का राइट किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये किराया वसूलने का जब राइट यानी ये अमूर्त अधिकार को जब हम अंतरित कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू चाहे 10 रुपया भी होगी तब भी ये रिटन और रजिस्टर्ड ही। यहां मैंने वैल्यू की बात नहीं की है ना, कह रहा है कि अमूर्त अधिकार की दशा में जो अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ अमूर्त अधिकार है उसको जब ट्रांसफर किया जाएगा तो उसकी वैल्यू चाहे जो भी हो, हर दशा में वो लिखित और रजिस्टर्ड ही होगा। ठीक। और ये उत्तर भोग जो रिवर्जन का राइट होता है, रिवर्जन का मतलब ये कि जब कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर की जाती है और ट्रांसफर करने के बाद उसमें जो राइट शेष रह जाते हैं, उसके जो वापस लेने का जो राइट होता है, इसी को राइट ऑफ रिवर्जन का। जैसे लीज पर देते हैं जब आप प्रॉपर्टी, तो लीज पर देने पर जो मालिक होता है उसका राइट होता है ना कि वो उसको वापस ले सके। तो अपना ये राइट अगर किसी को ट्रांसफर करेगा तो ऐसी स्थिति में भी उसे रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा। रिवर्जन मतलब ट्रांसफर कर देने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी को वापस लेने का जो राइट है उसे हम राइट ऑफ रिवर्जन कहते हैं। उत्तर भोग हिंदी में समझ में आ रहा है कि तुमको देने के बाद उसके उत्तरोत्तर माने उसके बाद भी उपभोग करने का अधिकार है। जैसे लीज पर देते हैं तो हम संपत्ति आपको एकदम से नहीं दे देते, हमारा राइट जो है ना उत्तर भोग का वापस लेने का अधिकार अभी भी बना हुआ है। तो अब हम इस अधिकार को अगर किसी अन्य को देंगे तो वो रजिस्टर्ड और रिटर्न नहीं होगा। तो अब इसको एकदम देहाती भाषा में समझिए कि जो दिखाई देने वाली बात है अचल संपत्ति है, उसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो रजिस्टर्ड करने की जरूरत है। जो दिखाई देने वाला नहीं अचल संपत्ति है तो ऐसी दशा में उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी होगी उसे रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अब इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। सही है बच्चों? सविता, दिव्या, संगीता। तो ये एक चीज हो गई कि भाई सेल है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक है, या जहां रिवर्जन का हो या अमूर्त अधिकार की दशा में। नेक्स्ट, ये बात भी सेक्शन 54 में ही है, सेक्शन 54 के पैरा 2 में ही ये भी बात है। तीसरी बात,
तीसरी बात है सिंपल मॉर्गेज। माने सादा बंधक जब होगा, सादा बंधक की दशा में, सादा बंधक की दशा में जहां प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक, देखिए एक जगह करके हम लोग वो सारे प्रावधान देख रहे हैं जहां जहां रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन बड़ा अच्छा इसमें ये रहता है कि जनरली क्या है ना कि 100 रुपए या उससे ज्यादा पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है और 100 रुपए या उससे कम पर, अरे यार सॉरी मैंने गलत लिख दिया, अभी हम सोच रहे थे कुछ और लिख दिया मैंने कुछ और। हाँ कुछ भी 100 रुपया उससे ज्यादा से कोई मतलब नहीं है ना। सिंपल मार्गेज की दशा में अगर वो संपत्ति 1 रुपए की भी होगी तो सिंपल मार्गेज हमेशा देखने में सिंपल लगता है बहुत जटिल। सिंपल मार्गेज हमेशा रजिस्टर्ड ही होगा, वैल्यू चाहे जो भी हो। अच्छा टीपीए में आप जो हम दिखा ही रहे हैं, अब तो देख ही लेंगे कि कहाँ कहाँ जरूरी है। जनरली होता है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो रजिस्टर्ड जरूरी होता है, उससे कम है 99 रुपए या उससे कम है तो जरूरी नहीं होता। अब यही होता है तो अब आदमी सोच हर जगह यही फार्मूला लगाने लगता है 100 रुपए उससे ज्यादा वाला, उसी तरीके से जाल में फंसता है जैसे कौवा उड़ चिड़ई उड़ हाथी उड़। अब फंस गए हाथी उड़ में। ऐसे ही है कि अब आपने दिमाग में बैठा रखा है कि 100 रुपए या उससे ज्यादा, 100 रुपए या उससे ज्यादा, कभी कभी ऐसे ही आ जाता है जिसमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता और वहां पर 1 रुपए का भी रहेगा तब भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अब परीक्षा में क्या है कि आपने दिमाग में बैठा रखा, अब परीक्षा में अचानक से आता है तो आपको लगता है अरे इसकी वैल्यू तो 90 रुपया है ना, रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है। कुछ मामलों में है, जैसे उत्तर भोग का सेल किया जाएगा, किसी इनटेंजिबल राइट को सेल किया जाएगा या फिर किसी सिंपल मार्गेज को किया जाएगा, यहाँ वैल्यू की जरूरत नहीं। ये सब खेल जो बचपन में खेले हैं आप लोगों ने, बड़ा कंसंट्रेशन का खेल होता है? सब उड़ा रहे हैं, तब से अचानक से कबूतर से कब वो हाथी बन गया। तो ये एक चीज हो गई। ये बात आपको कहां मिलेगी? सेक्शन 59 में। सेक्शन 59 चौथी बात, चौथी बात है अन्य प्रकार के बंधक। अन्य प्रकार के बंधक जहां प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक हो। ये भी सेक्शन 59 में ही मिलेगा। अभी भी खेलते हैं, बहुत बढ़िया। अब नहीं खेल सकते, अब दिमाग बहुत तेज हो गया है बच्चों का। बहुत बच्चे ये सब कहाँ खेलते हैं, उनको तो तुरंत मोबाइल चाहिए। वो एक तो कौन सा तो खेल होता है ना जिसमें
पिस्टल लेके लड़का तैयार, पबजी उसी को कहते हैं। अच्छा वही में जिसमें ठाई 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 सबको मारना ही रहता, उसको कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या हो क्या करते हो, बस ठाई ठाई सब जो मिल जाए मैं सब खाली मारो। अब इससे क्या है ना कि बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति डेवलप हो रही है। भाई उसमें बड़ा नेचुरल दिखाता है कि सच में वो मरेगा और उसके शरीर से खून निकल जाए। मतलब 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल का बच्चा है और वो इतना हिंसक है कि लोगों को मारने का ही काम कर रहा है। जितने लोगों को मार रहा है बड़ी संतुष्टि मिल रही। अब आप उसको सिखाते रहिए कि नहीं बेटा ये सब गलत काम है, लगेगा उसको नहीं, क्योंकि इतनी धीरे धीरे उसके मन में वो सब चीजें प्रवेश की ना कि अब सड़क के किनारे कोई कराह रहा है एक्सीडेंट से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए एंटरटेनमेंट है कि वो बड़ा गजब का, मतलब पूरा खून से लथपथ था, पापा गजब का, उसे एकदम पूरा खून से लथपथ था। उसके अंदर की करुणा मर गई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस आदमी पेन में था तो उसको हम कुछ कर। लेकिन यही फैशन है, कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ अपडेट होते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत कराइए, वो सब कराइए, क्योंकि अच्छा होते हुए भी अगर आप समय के साथ अपडेट नहीं होंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, फिर वही कौवा उड़ चिड़ई उड़ खेलते रह जाएंगे। तो समय के साथ अपडेट होइए, चाहे भले ही वो पाप ही क्यों ना, क्योंकि अब वही है भाई, रील बनाने वाले लोगों के आइडियल बन रहे हैं, उनको महात्मा बुद्ध से क्या लेना देना है। पगला घर छोड़ के चला गया, उनको तो ये लगेगा। भाई जो भी महान व्यक्ति हैं अपने परिवार को कष्ट ही न दिए हैं तो कौन उनको अच्छा मानेगा। तो ये भाई एक डेवलप हो रहा है कि नहीं, जो दुष्ट टाइप के आदमी वही आइडियल हमारे बने। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान बांटे हैं, समाज का भला कैसे, क्या मूर्ख हैं आप। इसलिए समय के साथ अपडेट होइए। हाँ बस एक आध ऐसी रील मत देखिएगा जिसमें गुरु को ही पीटने पाटने का काम किया गया क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाने लगेगा। तो ये हुआ ना, ये भी समझ लीजिए, ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे हमने बताया अन्य प्रकार के बंधक। बंधक जो होते हैं वो 6 प्रकार के। एक सिंपल मार्गेज को तो हमने कह दिया कि चाहे वैल्यू कुछ भी होगी रजिस्टर्ड कराओगे ही कराओगे। दूसरे 4 प्रकार के जो मार्गेज होते हैं उसमें यही फार्मूला लगेगा, 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो रजिस्टर्ड कराने की जरूरत है, उससे कम है तो नहीं कराने की जरूरत। एक है हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, है ना, मार्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ऐसे मामलों में वो चाहे 100 रुपए ने 500 रुपए 5 लाख की भी संपत्ति है तभी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को समझ लीजिएगा, 3 प्रकार के बंधक की हमने बात की। एक 6 प्रकार के बंधक हुए, 6 में से एक जो सिंपल मार्गेज है वो वैल्यू चाहे कुछ भी होगी रजिस्टर कराना जरूरी। दूसरा वाला जो 4 प्रकार के जो मार्गेज हैं जो जनरली हम बात कर रहे हैं उसमें 100 रुपए उससे ज्यादा होंगे तो रजिस्टर कराने की जरूरत है, कम होंगे तो नहीं। एक जो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक जो होता है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, है ना, मतलब कागज पत्तर देके ही बंधक कर दिया। ऐसे मामलों में प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो वहां रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं। ये तीनों क्लास समझ गए। चलिए चलिए कोमल आइए, वेलकम। तो ये यहां पर बात होगी। अगली बात क्या है, अगली बात 5वीं। 59 हो ही गया। अब 107 पर आ जाइए, 107 पर आ जाइएगा। 107 है वार्षिक पट्टा। वार्षिक पट्टा या 1 वर्ष से अधिक अवधि का पट्टा। ये लीज है ना, पट्टा मतलब लीज। लीज के संबंध में प्रोविजन आप लोगों ने कहा बताया था मैंने, 105 से लेके 117 तक के प्रोविजन लीज से संबंधित।
तो लीज में कहता है कि जो वर्षानुवर्षी पट्टे हैं, मतलब ऐसा लीज जो ईयर टू ईयर रिन्यूअल होता रहता है ना, या फिर ऐसा कोई लीज जो 1 साल से अधिक का है, ऐसे लीज को रजिस्टर्ड कराने की जरूरत पड़ती है। बिना लिखे और रजिस्टर्ड कराए ऐसा लीज नहीं होता। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 साल से कम के लीज होंगे उनको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए कहीं किराए उराए पर मकान लेते होंगे तो 11 महीने का वो किराएदारी बनाएगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको रजिस्टर्ड कराना, तमाम चीजें उसमें जरूरी हो जाएगी, है ना। तो ये सब नौटंकी कौन करने जाए। ठीक है, 11-11 महीने का करते रहिए फिर। ठीक ना। हाँ, गुड मॉर्निंग अपराजिता जी। तो ये एनुअल लीज हो गया, ये भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है तब जब वो 1 साल से ज्यादा के लिए, ठीक, उससे कम होगा तो रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब विनिमय, और वो भी किसका, अचल संपत्ति का। सेम वही चीज जो सेल में 54 में आपने पढ़ा था कि अगर एक्सचेंज किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का है और वैल्यू उसकी 100 रुपए या अधिक है। एक्सचेंज में भी समझ लीजिए, एक्सचेंज में अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक है तो रजिस्टर कराने की जरूरत है, और अगर 100 रुपए या उससे अधिक 100 रुपए से कम की है तो उसे रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। लेकिन किस प्रकार की प्रॉपर्टी के एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक्सचेंज। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज किया जाएगा तब उसे रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं, टेंशन ही खत्म। और ध्यान रखिए चैप्टर नंबर 6 जो होगा यानी एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 मैंने बताया था कि मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार के प्रॉपर्टी पर लागू है ना। तो एक्सचेंज में इसका मतलब क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज और इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज दोनों पर लागू होगा। लेकिन अब रजिस्टर कराना कब जरूरी है, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज होगा और उसकी वैल्यू 100 रुपए उससे ज्यादा होगी तब। एक्सचेंज हो गया। अब आइए एक चीज और देख लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट, वैल्यू चाहे कुछ भी हो। सेक्शन 123 आए क्या एक्सचेंज होगा, सेक्शन 118 इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट, वैल्यू चाहे कुछ भी। अचल संपत्ति का दान, संपत्ति का मूल्य चाहे कुछ भी। मतलब अगर अचल संपत्ति, अब यहां भी देखिए फार्मूला 100 वाला नहीं लग रहा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट में भी 100 वाला फार्मूला नहीं लग रहा। गिफ्ट तो चाहे आप 2 रुपए की भी प्रॉपर्टी का करेंगे, अगर वो इमूवेबल है तो उसे रजिस्टर्ड कराना है। हाँ? अच्छा, ये बताइए कि जो गिफ्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में है, मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट होता है, कि दोनों का, दोनों का। क्योंकि 6 और 7 जो चैप्टर है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी पर लागू होता है, जबकि 3, 4, 5 ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में। अब समझिए कि ये जो चीज आपने पढ़ी है ना अभी, अगर आप सिर्फ रटे नहीं है, थोड़ा सा समझे भी
तो आप समझ लीजिए कि आपने कई सारे टीपीए के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, टीपीए के बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व। अब देखिए इस टीपीए में ट्रांसफर होता क्या क्या है वो समझ लीजिए। टीपीए में कितने प्रकार के ट्रांसफर की बात की गई है? सेल है, मॉर्गेज है, एक्सचेंज है, अरे लीज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है और एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर। एक्शनेबल क्लेम को छोड़ दे, क्या क्या बचा? सेल। सेल के बारे में क्या नियम आपने पढ़ा? सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है टीपीए में, है ना? तो टीपीए में जब सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 100 रुपए या उससे ज्यादा है, सेल किया जा रहा है तो रजिस्टर कराना जरूरी। लेकिन एक बात और हमने कही थी कि अगर इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहे कुछ भी होगी, रजिस्टर कराना जरूरी है। अमूर्त अधिकार का अंतरण होगा तो वहां पे रजिस्टर कराना जरूरी है। ये दोनों बातें हमने सेल में देखी। फिर उसके बाद कौन सा आया? मॉर्गेज। अब मॉर्गेज में हमने 3 बातें देखी। पहली बात तो ये कि मॉर्गेज के प्रकार 6 हैं, उसमें से एक जो है वो सिंपल मॉर्गेज है, उसमें वैल्यू चाहे कुछ भी होगी रजिस्टर कराना जरूरी है। बाकी के 4 प्रकार के जो मॉर्गेज हैं उसमें 100 रुपए या उससे अधिक होंगे तो रजिस्टर जरूरी होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। उसमें तीसरा हिस्सा जो था मॉर्गेज डीड, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स जो होते हैं, वो मॉर्गेज चाहे वैल्यू कुछ भी होगी उसमें रजिस्टर कराना जरूरी। ये बात समझ में आ गई? ये बात कहां बताई थी? 59 में बताई गई। फिर उसके बाद एक ट्रांसफर आता है लीज, 105 से 117 वाला। उसमें धारा 107 यही बात करी कि लीज कैसे किया जाएगा। तो उसमें कहती है कि अगर लीज साल भर से ज्यादा के लिए वहां रजिस्टर कराना जरूरी होगा, साल भर से कम के लिए होगा तो रजिस्टर कराना जरूरी नहीं होगा। फिर हम चले फिर एक्सचेंज के तरफ। एक्सचेंज में तो हमने वही बता दिया ना कि एक्सचेंज वाले मामले में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज होगा तो वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा होगी तो जो कराने की जरूरत है, कम होगी तो कराने की जरूरत नहीं है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में कराने की जरूरत नहीं है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। ये बात मैंने कैसे कही? 118 उठा के पढ़िए एक बार। हाँ, नहीं विनिमय की परिभाषा नहीं करना है, उसके बाद कैसे किया जाएगा ऐसा एक लाइन में लिखा होगा खाली। हाँ, विनिमय को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का अंतरण केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसा ऐसी संपत्ति के विक्रय द्वारा अंतरण के लिए बंधित। बस बात खत्म कर दी। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं और टीटी पकड़ ले तो आप क्या कहते हैं? ई, मतलब एक आदमी को उंगली दिखाते हैं कि ये समझे, ये बतियाते हैं ज्यादा। बाइक से जा रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो तुरंत उंगली उस आदमी की तरफ होती है कि देख लीजिए भैया, सेटिंग वुटिंग करिए जैसे करना। बस यही चीज है। एक्सचेंज जनरली नहीं होता, सेल ही होता है ना जनरली। एक्सचेंज का ट्रेंड अब पुराना हो गया, तो कहता है एक्सचेंज कैसे होगा? जैसे सेल होता है। सीधी सी बात, वही ना उंगली दिखा दिया है कि एक्सचेंज में भी वही नियम लागू होंगे जो सेल में लागू होते हैं। तो यहाँ तो उसने कुछ बताया ही नहीं। तो फिर हम 54 की तरफ जाएं, और 54 क्या कहता था कि सेल अगर 100 रुपए या उससे ज्यादा का है प्रॉपर्टी का तो रजिस्टर कराना जरूरी है, और जहां 100 रुपए से कम का होगा रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। तो वही नियम यहाँ कॉपी करेंगे। एक्सचेंज वाले मामले में वैल्यू अगर 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो कराने की जरूरत है, कम है तो नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए वहां जो सेल वाला चैप्टर था उसमें केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल हो रहा था, लेकिन जो ये एक्सचेंज वाला चैप्टर है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी पर लागू होता है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि मूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज में क्या करें? कोई बात नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेट होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल कैसे रेगुलेट होता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कहीं नहीं बताया गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए रजिस्टर कराने की जरूरत। तो इसका मतलब है कि मूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज जो होगा वो उसमें रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती। सही है ना?
कुछ कंफ्यूजन रह गया लड़के को। क्या बताइए? पुष्पांजलि, संगीता, दिव्या, क्या रह गया दिक्कत? सही है, ठीक है। फिर गिफ्ट वाले में आपने देखा कि फिर से ये दोनों में लागू होता, मूवेबल और रिमूवेबल। तो मूवेबल में रजिस्टर की जरूरत नहीं है, इमूवेबल में हमेशा रजिस्ट्रेशन की जरूरत। भाई फ्री में किसी को दे रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करा ली। यहां तक कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के धारा 25 में भी पढ़ा है कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर कोई चीज दी जा रही है अपने निकट संबंधी को, तो बिना कंसिडरेशन के दी जा सकती है, मान्य है, लेकिन उसे लिखित और रजिस्टर्ड होना जरूरी। भाई ऐसा है कि ऐसे फ्री में नहीं कर देंगे। तो अगर आप सच में करना चाहते हैं तो सीरियस है तो उसको रजिस्टर करा लीजिए। तो उम्मीद है कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी तक मैंने जितनी बात की वो सारी की सारी बातों में हमने दोनों बातें कही, रिटन भी होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। रिटन और रजिस्टर्ड दोनों होना चाहिए। एक मिनट में देख लेता हूं क्या दिखा रही हैं भाई आप। अच्छा, इंटेंजिबल का एग्जाम्पल यही पूछ रहे हैं ना? इनटेंजिबल का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। तो जो दिखाई नहीं देती, क्या वो है नहीं? जो दिखाई नहीं देती वो भी तो है। भाई ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते लेकिन है। दिखाई तो आपकी बुद्धि भी नहीं देती लेकिन है शायद। तो जो जरूरी नहीं कि जो चीज दिखाई ना दे वो है नहीं। जैसे हमारा राइट दिखाई नहीं देता लेकिन है ना। तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई राइट है, जैसे कोई मकान है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उसके एंजॉयमेंट का राइट है ना, ये दिखाई नहीं दे रहा। या उससे किराया वसूलने का राइट है, तो ये राइट दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो राइट होते हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही न होते हैं। तो ये कहता है कि यही जब इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई राइट अगर ट्रांसफर करें, ये बात समझ में आई बात? हमको तो बुद्धि वाला एग्जांपल ज्यादा सटीक लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं गायब भी रहता है, दिखाई भी नहीं देता और होता भी नहीं है। हम्म, 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 नहीं, तो टीपीए के अंतर्गत मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होता ही नहीं है ना। मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत होता है। तो वहां नहीं बताया गया रजिस्टर करने के लिए, तो नहीं होता है। यहाँ केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, इसलिए कहता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए उससे ज्यादा है तो फिर, और वो टेंजिबल है, दिखाई देने वाली, तो उसमें रजिस्टर कराने की जरूरत है। एक चीज इसमें अभी थोड़ी सी रह गई, वो क्या है? सेक्शन 130 ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, नहीं उसी में एक पॉइंट बढ़ा दीजिए। 6 हुए थे, 7 हुए थे, 8वां कर लीजिए। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल यानी अनियोज्य दावों का अंतरण जो होता है। तो जब एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर किया जाएगा तो उसे
लिखित होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं। बाकी के ऊपर के जो 7 ट्रांसफर आपने देखे ना, उसमें रिटर्न होने के साथ साथ रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। एकमात्र जो एक्शनेबल क्लेम का जो ट्रांसफर होता है वो रिटर्न होना तो जरूरी है, ओरल नहीं हो सकता, लेकिन रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं। 130 की लैंग्वेज पढ़ लीजिए। हाँ, लिखत के निष्पादन द्वारा ही किया जाएगा और इसमें वैल्यू से भी कोई लेना देना नहीं होता। 100 वाला फार्मूला यहाँ नहीं लगता ना। प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहे एक्शनेबल क्लेम की कितनी भी वैल्यू हो, वो जब होगा ट्रांसफर तो उसमें वैल्यू चाहे कुछ भी होगी वो रिटर्न में ही होगा। हाँ, रजिस्टर्ड कराने की जरूरत ऐसी कुछ लिखा नहीं। एक्शनेबल क्लेम के समय नहीं थे। चलो देख लेना, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज है। एक्शनेबल क्लेम जो है वो कम से कम 1 घंटा लगेगा उसको समझाने। ठीक है ना बच्चों, ये बात हो गई हम लोगों की, सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले सारे बच्चे सब? अब चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। अब कुछ और बातें कर लेते हैं हम, ठीक? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 7 याद है आप लोगों को? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 7 ये कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, यानी स्वीकृति हमेशा पूर्ण और शर्त रहित होनी चाहिए। ये बात हमारे दिमाग में इस कदर बैठ जाती है कि हम कहीं भी जब ट्रांसफर करते हैं और उसमें शर्त की बात आती है तो जैसे लगता है कुछ सही नहीं, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, कंडीशनल ट्रांसफर अलाउ नहीं होना चाहिए, ऐसे लगता है हम लोगों को। लेकिन जबकि ऐसी बात है नहीं, ऐसी बात है नहीं। तो चलिए आज हम थोड़ा सा कंडीशनल ट्रांसफर पर बात करते हैं। यानी इसको कहते हैं सशर्त अंतरण। सशर्त अंतरण टीपीए में हमने अभी कहा ना कि दिमाग में ये बैठा रहता है कि कंडीशनल ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी कंडीशन के साथ थोड़ी ट्रांसफर आप करते हैं, जबकि होता है। भाई हमारी संपत्ति हमारा मन करे कंडीशन के साथ ट्रांसफर करें या कंडीशन के बिना ट्रांसफर करें, बिल्कुल कर सकते हैं वैसा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कंडीशन कुछ दशाओं में वैलिड भी होती है, कुछ दशाओं में कंडीशन वैलिड नहीं भी होती, कुछ दशाओं में ट्रांसफर वैलिड होता है, कुछ दशाओं में ट्रांसफर वैलिड नहीं भी होता। तो अब ये हमेशा उस ट्रांजैक्शन पर निर्भर करेगा कि कैसा वो ट्रांजैक्शन है जिसमें कंडीशन लगाया जा सकता है अथवा लगाया नहीं जा सकता, या कंडीशन जो लगाई जा रही वो कैसी लगाई जाए। तो कंडीशनल ट्रांसफर क्या है कि जहां कोई ट्रांसफर किसी शर्त के साथ किया जाए, किसी शर्त के साथ
किया जाए कि ट्रांसफरी तब तक उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट तब तक नहीं पाएगा, ट्रांसफरी तब तक उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं पाएगा जब तक वह उस शर्त को पूरा न करे। उस शर्त को पूरा न करे तब ऐसा ट्रांसफर कंडीशनल ट्रांसफर कहलाता है। तब ऐसा ट्रांसफर कंडीशनल ट्रांसफर कहलाता है। मतलब जहां कोई ट्रांसफर कोई कंडीशन लगा के की गई कि देखो भाई तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी में कोई हक तभी जाएगा जब तुम उस हमारे द्वारा लगाई गई शर्त को पूरा करो, तो उस व्यक्ति के पक्ष में कोई इंटरेस्ट तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उस शर्त को वो पूरा करेगा नहीं। तो वो अब इस प्रकार से अगर कोई ट्रांसफर किया जाता है तो वो कंडीशनल ट्रांसफर कहलाता है। अब कंडीशनल ट्रांसफर के संबंध में पूछा जाता है कि कौन सी धारा है जिसमें कंडीशनल ट्रांसफर के बारे में बात किया। वो हमेशा आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते होंगे ना, तो कभी किसी एमसीक्यू में कंडीशनल ट्रांसफर किसी धारा में बता देता है आंसर, और कभी किसी मामले में किसी और धारा में बता देता है। तो वो हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके सामने वो ऑप्शन में कौन कौन सी धारा है। ऑप्शन में जो धाराएं होंगी उसी के हिसाब से आप डिस्कस करेंगे। जैसे जनरली जो देता है, मैंने जो पढ़े हैं अब तक, जनरली जो देता है वो सेक्शन 25 ना देता ऑप्शन में, तो क्या वो गलत ऑप्शन हो गया? नहीं, कंडीशनल ट्रांसफर बहुत सारी धाराओं में है। अब जो आपके सामने ऑप्शन होगा उस ऑप्शन के हिसाब से आप चुनते हैं। जनरली एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि कुछ सेक्शन देता है उसमें सेक्शन 25 भी दे देता है, तो वहां पे आप सही ऑप्शन क्या लगाते हैं? सेक्शन 25 लगाते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार 25 ही सही। कंडीशन प्रेसिडेंट पूछेगा सेक्शन 26, कंडीशन सब्सिक्वेंट पूछेगा यानी पूर्ववर्ती शर्त या पश्चातवर्ती शर्त कहाँ, सेक्शन 29। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि नेचर में कि क्वेश्चन क्या हमारे सामने हमसे पूछा जाए। तो ये जो कंडीशनल ट्रांसफर है ना, तो ये जो कंडीशन लगाई जा रही है वो कंडीशन 3 प्रकार की हुई। एक कंडीशन प्रेसिडेंट, इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती शर्त कहते हैं। पूर्ववर्ती शर्त। कंडीशन सब्सिक्वेंट, इसको हम कहते हैं पश्चातवर्ती शर्त। कंडीशन प्रेसिडेंट यानी पूर्ववर्ती शर्त, पश्चातवर्ती शर्त, और एक जो होता है वो होता है कोलेटरल कंडीशन।
कोलेटरल कंडीशन यानी संपार्श्विक शर्त। संपार्श्विक शर्त तो ये शर्त की जो बात है वो 3 प्रकार की शर्तों की बात हो जाती है, पूर्ववर्ती, पश्चातवर्ती और संपार्श्विक। कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट और कोलेटरल कंडीशन। अब ये क्या है थोड़ा सा मोटी मोटा समझ लेते हैं, फिर हम उस संबंधित धारा में आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। कंडीशन प्रेसिडेंट जो है, बोर तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि कंडीशन वाली जो अभी हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, ये किसी धारा की बात हम नहीं कर रहे हैं कि किस धारा में लिखा है पढ़ लेना है। एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि कंडीशन है क्या चीज और कहां कहां कंडीशन कैसे कैसे। कंडीशन प्रेसिडेंट नाम सही लग रहा है, पूर्ववर्ती शर्त। पूर्ववर्ती शर्त का मतलब है कि पहले शर्त का पालन करोगे फिर तुमको प्रॉपर्टी हम देंगे, ये कंडीशन लगा के ट्रांसफर कर। तो ये क्या है, इसको हम कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं। पहले कंडीशन का पालन करो, फिर पहले मेरा ये काम करो, फिर मैं तुमको ये चीज दूंगा। ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। कंडीशन सब्सिक्वेंट का मतलब पहले ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद हमने कहा कि हम कर तो रहे हैं बेटा तुमको प्रॉपर्टी ट्रांसफर, लेकिन तुमको उसके बाद ये काम करना पड़ेगा। अब ये कंडीशन कैसी हुई, कंडीशन सब्सिक्वेंट, कि तुमको पढ़ा तो रहे हैं बेटा, तैयारी करा तो रहे हैं, लेकिन अगर तुमने तैयारी करने के 3 साल बाद तक नौकरी नहीं की ना, तो खेत में हल चलवाऊंगा मैं तुमसे। ये कंडीशन कैसी हुई, सब्सिक्वेंट। पहले खर्चा मैं दूंगा फिर तुमको नौकरी करनी है। पहले नौकरी बाद में खर्चा नहीं है, तो पहले खर्चा हम दे रहे हैं, मतलब पहले हम ट्रांसफर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, उसके बाद तुमको शर्त का पालन करना। ये कंडीशन सब्सिक्वेंट। कोलेटरल कंडीशन भूत की तरह चिपका रहता है, माने दोनों चीजें साथ साथ। कोलेटरल का मतलब क्या है, उससे सांपार्श्विक का मतलब उससे कनेक्टेड, उससे जुड़ा हुआ, तो दोनों साथ साथ चलती रहती है कि जब तक बसंती नाचेगी तुम्हारी सांस चलती रहेगी। ये कोलेटरल कंडीशन हुआ, कि जब तक उसके पांव चलेंगे तुम्हारी सांस चलेगी। कोलेटरल है ना दोनों, उसका पांव चलना बंद, तुम्हारी सांस बंद, ये कोलेटरल कंडीशन है। तो ये पूर्ववर्ती शर्त जो है ना, वो पूर्ववर्ती शर्त कहां मिलेगी आपको, पूछा जाता है परीक्षा में सेक्शन 26 में। पश्चातवर्ती शर्त आपको कहां मिलेगी, सेक्शन 29 में। और कोलेटरल कंडीशन कहां मिलेगी, सेक्शन 31 में मिल जाएगी। है? क्या से पीछे लो, तुम्हारा दिमाग हैंग करने लगा। टीपीए कठिन ही है, तो मैं थोड़ा इंटरटेनिंग बना के पढ़ाता हूँ इसलिए टीपीए नहीं बाहर लगता, अदरवाइज टीपीए आसान थोड़ी है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए तो और भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इतनी भारी भरकम है ना, कि हिंदी मीडियम का ऐसे ऐसे शब्द हैं कि सभी समझ में नहीं आए। अब पढ़ने वाला बच्चा हो तो उसको क्या कहता है, बाईपास नहीं करता, जो नहीं समझ में उसको आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा। कि जब तक हमको उत्तर भोग का अर्थ पता नहीं चलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो रुके रहो वहीं पे। तो ये है, चलिए अब तो हम लोग इस कंडीशनल वाले ट्रांसफर को हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे, तो यहीं रोक देते हैं, कल इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद टार्ट के लिए रेडी हो जाइए। मजा नहीं, टीपीए पसंद है आपको, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति पसंद होता है जिसकी वजह से उसकी हर चीज पसंद होती है। तो ऐसा भी है कि आप हमको सुनने के आदी हो गए हो, इसलिए हम टीपीए भी पढ़ा रहे हैं तो आपको मजा आ रहा है, टार्ट भी पढ़ा रहे हैं मजा आ रहा है, लेकिन इसी में अगर जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा।
चलिए बच्चों, थैंक यू। राकेश बाबू, कोमल, राखी, दिव्या, अपराजिता, जेनी, पुष्पांजलि, संगीता, प्रिया, हर्षिता। चलिए बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं फिर टाट वाली क्लास में, ठीक है, 9 बजे से। एट